अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप के साथ मैं आज नया केस करूँगी तो बहुत ही कॉमन है, इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बहुत कॉमन है। और जब मैंने ये पेपर्स पास FCPS 2 थ्योरी के पेपर्स मैंने हल किए थे, तो ये बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस टॉपिक को या डायग्नोसिस को पूछा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे इसके ऊपर सवाल थे, तो मैंने ये किया है कि 4 केसेस जो इसी डायग्नोसिस के हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, और जो जो भी सवाल पूछे हैं फिर हम सब्सिक्वेंटली जहाँ जहाँ पूछे हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँगी कि मुझे बहुत अच्छे आपके मैसेजेस कमेंट्स मिले, ये मेरे दिल को मुझे यकीन करें। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे लिखा है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें ना, क्योंकि उससे मुझे बड़ा हौसला होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा दिल चाहता है मैं और आप लोग की इस तरह से हेल्प करूँ, तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा। अच्छा, अब हम ये करने लगे हैं कि पहला केस देख लेते हैं। हमने अब तक केस नंबर 29 लास्ट मैंने किया था आपके साथ, उसको भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच। अब ये हम केस कर रहे हैं 30, 31, 32, 33 एंड 34, यानी कि ये कुल मिला के 5 या पता नहीं, शायद आगे मैंने 4 थे हूँ। तो ये मेरे पास जितने भी पेपर्स थे ना पास्ट FCPS 2 थ्योरी के, तो उसमें ये कई जगह पे मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा हुआ था ये सवाल, तो इसको बहुत गौर से आप सुनिए। केस नंबर 30 है, अ 40-year-old hypertensive alcoholic male on thiazide diuretics after taking 2 pints of wine in the night developed severe acute abdominal pain with vomiting. On examination, his pulse was 110 per minute with feeble peripheral pulse. Blood pressure was 80 by 50 millimeter of mercury with cold extremities. His abdomen was distended with tender upper half, no viscera palpable. ठीक है, तो ये इन्होंने 40-year-old मेल है, हाइपरटेंसिव है और एल्कोहलिक है। आपको बता दिया, जाहिर बात है कि इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस। थायजाइड डायरेटिक ले रहा है। अगर कोई आपको मेडिकेशन बताइए ना, आप हमेशा उसकी एसोसिएशन सोचिएगा कि अगर कुछ वो हिंट होगी। ठीक है, आफ्टर टेकिंग 2 pints वाइन रात में लिया और फिर उसको सिवियर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, अब देखें उसके एग्जामिनेशन में, आप देखें कि पल्स 110 है, सीवियरिटी इंडिकेट कर रही है, और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसका, टैकीकार्डिया एंड हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है उसको। ठीक है, 80-50 ब्लड प्रेशर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड और टेंडर अपर हाफ, नो विस्रा पैल्पेबल। अब क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस, गिव 3 डिफरेंशियल, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जाहिर बात है कि एक्यूट एब्डोमेन है ये, तो अब हमसे जो पूछेंगे वो ऐसी चीज़ पूछेंगे ना जो एक्यूट एब्डोमेन जो हम लोग डील कर रहे होंगे कंजर्वेटिव में, लेकिन आप उसकी जो डिफरेंशियल है वो लिखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू डू। नंबर 3, गिव मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। ठीक है, जो मुझे गर्मी नहीं लग रही है, पसीना आ रहा है। तो डायग्नोसिस तो जो है ना, वो आप भी समझ ही गए होंगे कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस उसको हुआ है, सीवियर। अभी हम देखेंगे कैसे सीवियर है। एज पेशेंट इज एन एल्कोहलिक and taking thiazide diuretic, both of which are causes of pancreatitis, acute pancreatitis. अब देखें इसकी जो pancreatitis की मैं यहीं पे बता दूँ आपको, जो causes है ना, उसमें सबसे कॉमन कॉज जो है वो गॉल स्टोन्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो है अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, तो और तीसरी जो है वो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे हाइपर ट्राइग्लिसराइडीन, और ड्रग्स हैं
वो इंड्यूस कर सकती हैं पेनक्रेटाइटिस। तो आप हमेशा देख लें कि ये शायद उसमें हिंट दी भी हो कि भाई ये ड्रग्स इस्तेमाल करा था। उसमें आ जाती हैं एज़ाथियोप्रिन है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, सल्फोनेमाइड्स हैं और एस्ट्रोजन है यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उससे भी हो सकता है। और डाइडाइनोसिन जो HIV की ड्रग्स है ना वो है। और एक नई ड्रग है विल्जाग्लिप्टिन, पता नहीं बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ओवरल हाइपोग्लाइसेमिक जो है ना, जो हम डायबिटीज़ में देते हैं, विल्जाग्लिप्टिन, उससे भी हो सकता है। सही है, मैं खाना सारे बता दिए, हमें कुछ रह गया। एनीवे आप फिर और देख लीजिएगा, मुझे यही याद आ रहा है। तो विल्जाग्लिप्टिन मैं यूँ कह रही हूँ कि 2 केसेस मैंने पेनक्रेटाइटिस के अभी जब मैं मतलब ये कि अपनी फिजिशियन में काम कर रही हूँ, तो जिस दिन मेरी इमरजेंसी होती है ना, यानी मैं ऑन कॉल होती हूँ, फ़ोन पे मुझसे बताया कि भाई एक्यूट एब्डोमिनल पेन आया और फिर जो है ना वो फीमेल थी और मैंने उसकी ड्रग हिस्ट्री ली तो विल्जाग्लिप्टिन दे रही थी। हालांकि उसमें विल्जाग्लिप्टिन के आप उस पर जाएगा कि उसके साइड इफेक्ट में है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का। फिर एक और पेशेंट को मैंने देखा 1 साल पहले, तो वो भी विल्जाग्लिप्टिन ले रही थी वो पेशेंट, ठीक है। उसको कोई गॉल स्टोन्स भी नहीं थे और एक तो जाहिर नहीं थी वो। तो आप ये देखिए कि उसकी ज़रूरी है थायराइड डायरेटिक्स, इससे भी हो सकता है ना, तो इसलिए उन्होंने दिया। तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो गई डायग्नोसिस। अच्छा, फिर कॉजेज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जैसे मैंने बताया गॉल स्टोन्स हैं, फिर अल्कोहल है नंबर 2, नंबर 3 हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया है, पोस्ट ERCP यानी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड पेनक्रियाटो कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है अगर ERCP हुआ है किसी का, तो उसको होता है ERCP में वो ना प्रोफाइलैक्टिक, अगर स्फिंक्टेरोटमी करते हैं तो वो उससे बच सकता है। या फिर मैंने पढ़ा था क्या करते हैं, एनसेड होता है इंडोमिथासिन, रेक्टली वो दे दें तो उससे भी प्रिवेंट हो सकता है पोस्ट ERCP। ड्रग्स यहाँ लिखे हैं एज़ाथियोप्रिन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनेमाइड, एस्ट्रोजन, वेलप्रोइक एसिड, ब्लूवेथिमैब, एंटी-HIV ड्रग्स, विल्जाग्लिप्टिन मैंने खुद ऐड किया, बुक में लिखा हुआ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब जाहिर बात है एक्यूट एब्डोमेन के जो भी कॉजेज है ना वो सब आ सकते हैं, यानी परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और नंबर 3 एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। आप कोई सी भी 3 लिख लीजिए। अब इन्वेस्टिगेशंस पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे, आपको जाहिर बात है एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सीरम एमाइलेज कराएंगे, 3-fold इंक्रीज होता है, सीरम लाइपेज वो भी 3-fold इंक्रीज या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एमाइलेज जो है वो 3 days के बाद जो है ना वो गायब भी हो सकता है, 3 to 7 days, और ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर थोड़ा पेशेंट लेट आया है, 1-2 दिन के बाद आया अगर, तो आप लाइपेज ज़्यादा दिन तक रहता है, इन 7 to 14 days तक रहता है, तो आप लाइपेज ज़्यादा उसका डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। एमाइलेज और भी कॉजेज हैं जिसमें बड़ा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन लाइपेज स्पेसिफिक होता है पेनक्रेटाइटिस के लिए। नंबर 3 CP, इट शोज ल्यूकोसाइटोसिस एंड हीमो कंसंट्रेशन हेमाटोक्रिट मोर देन 44%, ये एक सिवियरिटी का इंडेक्स का साइन है। नंबर 4 सीरम कैल्शियम इज डिक्रीज, हाइपोकैल्सीमिया आपको मिलेगा, ये भी जो है ना सिवियरिटी शो करता है। नंबर 5 ब्लड शुगर इज इंक्रीज। नंबर 6 क्यों ब्लड शुगर इज इंक्रीज, जाहिर बात है कि पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है उसका फंक्शन। तो एंडोक्राइन में इंसुलिन निकाल रहा है तो वो कम रिलीज होगी इंसुलिन, उसका मसला होगा। पेनक्रियाज जो है वो उसकी ऑटो डाइजेशन हो रही है, तो SNR सेल्स और डक्टल सेल्स दोनों सेल्स जो हैं वो तो, और जो कौन से सेल्स आइलेट और प्लैंगर हैं सभी मुतासर हो सकते हैं, तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा। LFTs ड्यूरेबल में भी रेज, CRP इंक्रीज यानी कि सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होती है ना इसमें। अच्छा, ABGs आप कराएंगे तो आपको हाइपोक्सीमिया मिल सकता है, ठीक है। अब इमेजिंग क्या कराएंगे, सबसे
इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ज़ाहिर है ऐसा पेशेंट आया है वॉमिटिंग भी परसिस्टेंट उसको हो जा रही है, एब्डोमिनल पेन है, तो आप सबसे पहले तो डायरेक्ट पेन एक्सरे एब्डोमेन करा लेंगे। एक उसमें जो है ना आपको दूसरी चीज़ें अगर हो परफोरेटेड कोई विस्कस हो तो आपको एयर अंडर डायफ्राम मिल जाएगी। इट में शो गॉल स्टोन्स और सेंटिनल लूप टू एक्सक्लूड एयर अंडर डायफ्राम ड्यू टू परफोरेशन। ठीक है। नंबर 2 अल्ट्रासाउंड, बहुत आसानी से आप करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक होता है, उसमें जो है ना आपको गॉल स्टोन्स मिल जाएंगे और पेनक्रियास जो है वो स्वॉलन मिल जाएगा। अब सीटी स्कैन एब्डोमेन, सीटी स्कैन एब्डोमेन फ़ौरन कभी नहीं कराना चाहिए। अगर कंजर्वेटिवली आप मैनेज कर रहे हैं और विद इन 3 डेज पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा तो 3 डेज गुजर जाएं तब कराना चाहिए सीटी स्कैन, ताकि जितनी भी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं वो आपको सही से नजर आते हैं। तो डायनेमिक इनहैंस कंट्रास्ट सीटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द सीवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस, और फिर एमआरसीपी आप कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर लिवर एंजाइम रेज्ड हैं, ल्यूकोसाइटोसिस रेज्ड है, पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ट्रीटमेंट को, तो फिर आप कराएंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, पहले आप ये देख लें कि पेनक्रियाटाइटिस जो है ना, ये वजह तो मैंने बता दी। अब वो किस लिए रहा होता है, मतलब पेनक्रियास में ऐसा अल्लाह ने मतलब निज़ाम बनाया ना कि उसको ऑटो डाइजेशन से बचाने के लिए उसमें मैकेनिज्म है फिजियोलॉजिकल। तो पहला तो ये है कि जो सारे एंजाइम्स हैं ना, यानी कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम ना वो इनएक्टिव फॉर्म में डक्टल सेल्स में बनते हैं। ठीक है। और उनको प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन साइटोसोलिक कैल्शियम, यानी साइटोसोलिक कैल्शियम जो है वो उनको एक्टिवेट नहीं होना देता जब तक वो पेनक्रियाज में डक्टल सेल्स में या सिनाप्स सेल्स में। जब वो इंटेस्टीन में आ जाते हैं ना, जब स्टिमुलस होता है कि काइम आया वहाँ पे इंटेस्टीन में, ट्यूबिनल म्यूकोसल सेल्स में एस सेल्स, वो सिक्रीजन बनाते हैं। सिक्रीजन फिर ये इंक्रीज करवाता है क्या अल्कलाइन फ्लूइड जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड, वो सिक्रीट कराता है। और फिर कोलिसिस्टोकाइनिन भी रिलीज होता है, तो वो सिक्रीट कराता है एंजाइम रिच पेनक्रियाटिक जूस, जो जब इंटेस्टीन में आता है उस वक्त वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं प्रोटीन जो उसमें होता है काइम में, उन चीज़ों से। ठीक है। तो एक तो चीज़ ये समझने की है, साइटोसोलिक कैल्शियम हो गया। दूसरे अल्लाह ने वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं जो उसको अगर एक्टिवेट हो जाए तो एक्टिवेट नहीं होने देती। एक तो कैल्शियम है और दूसरे जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वो रखा हुआ है वहाँ पे, वो नहीं होने देगा उसको। सही है। तो ये सारे जो है ना ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जो ऑटो डाइजेशन को बचाते हैं। अब अगर कोई भी एंडोटॉक्सिन रिलीज हो गया, एक्सोटॉक्सिन आ गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई ये मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई किसी भी तरीके से, तो ये सारे के सारे ओवरवेलम हो जाएंगे ना, ये वाले जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और कैल्शियम जो है वो मतलब उसको नहीं प्रिवेंट कर सकेंगे और पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऑटो डाइजेशन करेंगे। ऑटो डाइजेशन पहला स्टेज जो है ना इंटरस्टिशियल पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है, जिसमें जो पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई है ना वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पेनक्रियाटाइटिस। दूसरा फेज जो है वो होता है नेक्रोटिक पेनक्रियाटाइटिस, नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस। उसमें जो है ब्लड सप्लाई पेनक्रियाज की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और फिर वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो ऑटो डाइजेशन, नेक्रोसिस और ये सब कुछ होगा। यानी कि उसमें फिर ये होता है कि पहले तो एंजाइम उसके जो हैं वो पेनक्रियाज में एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरे फेज में क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आने लगेंगे और फिर वो उसको और भी ज़्यादा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इन सबको एक्टिवेट कर देंगे, ट्रिप्सिनोजन वगैरह को। और फिर जो है वो सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं इन सेल्स में से, साइटोकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
और इंटरलूकेंस, वो सब डिस्ट्रॉय करने लगेंगे पैनक्रियाज को, सही है। तो ये चीज़ होती है। अब हमने मैनेजमेंट में आप देखें भाई, लॉजिक होती है ना मैनेजमेंट की हर चीज़ में। तो नो ओरल एलिमेंटेशन, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है एनपीओ कर दे पेशेंट। क्यों? ताकि कुछ जाए ना मतलब ना कुछ खाएगा ना जो है वो इंटेस्टाइन में कोई स्टिमुलस होगी कि पैनक्रियाटिक रेस्ट होगा, ठीक है। तो ओरल बंद कर दिया। इंट्रावीनस एनाल्जेसिक फॉर पेन, और वो भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक इंट्रावीनसली देना चाहिए, बहुत सीवियर पेन होगा। अच्छा, पेन का भी मैं बता दूं, पेन जो है ना उसमें सीवियर एपिगैस्ट्रिक या पेरी अम्बिलिकल पेन होता है एंड इट रेडिएट्स टू द बैक। ये क्लासिकल है। और पेशेंट को आराम कैसे आता है? अगर वो बैठ के फॉरवर्ड लीन करे ना, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं तो उससे आराम आता है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है उसकी। वैसे तो एटिपिकल हर तरह के पेन हो सकते हैं, और फिर अगर सिवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया और डिस्ट्रप्शन हो गई पेनक्रियाटिक डक्ट या कुछ भी, तो फिर तो वो हो जाएगा पेरिटोनाइटिस, फिर तो पूरा एब्डोमेन जो है वो टेंडर होगा। इनिशियली आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इस तरह से शुरू होता है। इंट्रावीनस फ्लूइड एंड कोलॉइड टू मेंटेन नॉर्मल इंट्रावीनस वॉल्यूम, क्योंकि ज़ाहिर की बात है उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ब्रेडिकाइनिन्स बन रहे हैं, हिस्टामीन बन रहा है एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, तो वो सब वेजोडाइलेशन करते हैं। वेजोडाइलेशन की वजह से जो है ना फ्लूइड सीक्वेस्ट्रेशन हो जाती है पेरिटोनियम में, और जो है वो पेशेंट जो है शॉक में जाने लगता है, ठीक है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक फॉर नेक्रोटाइजिंग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस सच एज इमिपिनम सिलास्टिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 7 डेज। अगर नेक्रोटाइजिंग हो रहा है वो कहते हैं कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक आप ना लें, लेकिन हम लोग एग्रेसिव, नंबर 5 एग्रेसिव सर्जिकल पैनक्रियाटिक डिप्राइवमेंट, यानी नेक्रोसेक्टमी इन केस ऑफ इन्फेक्टिव नेक्रोसिस। अब अगर पेशेंट आपने ये सारी चीज़ें की, एनपीओ कर दिया, फ्लूइड रिप्लेस कर दिया, एंटीबायोटिक दे दी, और फिर ये जो है ना जब भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आए, आपने इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट अप्रोच जो है ना वो होती है कि आपने फॉरेन सर्जिकल ओपिनियन लेना ना। आपको तो नहीं पता कि कल आपको इसका कोई वो बन जाए, सूडोसिस बन जाए, नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, कब उसको ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ जाए ना, या तो परक्यूटेनियस या व्हाटएवर, तो वो सब सर्जन ही करेगा। तो पहले से ही आप फॉरन ले लें, क्योंकि हमें नहीं पता 2-3 दिन के बाद इसने सही हो जाना है या उसको कॉम्प्लिकेशन हो जानी है। नंबर 6 लेप्रोटमी विद ड्रेनेज एंड रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू इफ नो इम्प्रूवमेंट फ्रॉम नेक्रोसेक्टमी। पहले तो परक्यूटेनियस करके देखते हैं और फिर उसको ग्राम स्टेन के लिए कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं, और फिर जो है ना एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। Number 7, patient with severe gallstone-induced pancreatitis may improve if papillotomy is carried out within first 36 to 72 hours of attack via ERCP। तो वही मैंने बताया था ना कि अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा, अरे की नहीं करनी आपने। अगर पेशेंट 3 से 4 दिन में नहीं उसने कुछ रिस्पॉन्ड किया, उसके PLC काउंट बढ़ा रहा, लिवर एंजाइम रेज होने लगे, तो फिर आपने ERCP के साथ पेपिलोटमी करनी है, और जबकि आपने देख लिया कि स्टोन इंड्यूस नहीं था, ठीक है। और ये जो लेप्रोटमी है ना, ये भी बहुत बात की बात है। अगर नेक्रोटिक पैनक्रियाटाइटिस कंफर्म हो जाए सीटी स्कैन में, जो आप 3 दिन के बाद अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा तो करवाएंगे। ये नहीं कि बस अभी पेशेंट हल्के फुल्के पेन में आया और सीटी स्कैन में ही तो समझ में नहीं आता, फौरन सीटी स्कैन क्यों कराना, नहीं कराना चाहिए। 8 ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया एसोसिएटेड पैनक्रियाटाइटिस इज वेट लॉस टू आइडियल वेट, नंबर 1। नंबर 2 लिपिड रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी कि जब हम ये एनपीओ हम ब्रेक भी करते हैं ना, तो पहले क्लियर फ्लूइड्स देते हैं, सारी बात है। फिर उसके बाद जब हम सेमी सॉलिड भी देते हैं तो फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट दें आप, क्योंकि फैट ही जो है वो सारे एंजाइम फॉस्फोलाइपेज ए और इन सबको ना एक्टिवेट करवाते हैं। 4 है अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल, जारी बात है, एंड द ड्रग्स that increase triglyceridemia, एस्ट्रोजन्स हो गए और सारी ड्रग्स जो मैंने आपको बताई। पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट ये भी हो सकती है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स दैट एडवर्सली इफेक्ट सर्वाइवल इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। नंबर 1 एसोसिएटेड विद ऑर्गन फेलियर एंड और लोकल कॉम्प्लिकेशंस सच एज नेक्रोसिस। CRP इंक्रीज होगा बहुत, मोर देन 150 मिलीग्राम पर लीटर,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं कि सीवियर हो जाएगा, वो ओबेसिटी है, BMI मोर देन 30, यानी कि ऐसे लोग को अगर पैनक्रेटाइटिस हो तो फिर चांस होता है कि उनकी मोर्टेलिटी हाई होगी। हेमाटोक्रिट 44 मोर देन 44% हो जाए। इसका मतलब है कि सारा सिक्वेस्ट्रेशन फ्लूइड की रीट्रोपेरिटोनियम और पेरिटोनियम में होती है, ठीक है। और जो है हेमाटोक्रिट ज़्यादा हो। एज मोर देन 60, वैसे लिखा हुआ है इसमें 70 मैंने देखा, मोर देन 60 कर लीजिए। ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, अब वही वाली सारी चीज़ें जो पैनक्रियाज में होती हैं, वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन में होने लगेंगी। तो शॉक, सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पल्स मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 130 पर मिनट, सॉरी। फिर है पल्मोनरी इंसफिशिएंसी, वो होने लगेगी। PCO2 लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। रीनल फेलियर, क्रिएटिनिन मोर देन 2 मिलीग्राम परसेंट। GI ब्लीडिंग हो सकती है मोर देन 500 ml पर 24 आवर्स। फिर इसमें ना पुरानी किताब से शायद लिखा हुआ है मैंने, तो रैनसन क्राइटेरिया, हमारे ज़माने में रैनसन क्राइटेरिया होता था। अभी ना किताब में जो है ना क्राइटेरिया रिवाइज एटलांटा क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कीजिए, इसको आप ओमिट करना है। अपाची 2 स्कोर मोर देन 8, अब ये क्या होता है अपाची 2 स्कोर? ये है ये एक्यूट फिजियोलॉजिकल एंड एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ एवैल्यूएशन, इसका स्कोर जो है मोर देन 8। अब ये आपको मैं बताऊं कि एक अब नया क्राइटेरिया, बेड साइड इंडेक्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, बेड साइड इंडेक्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, उसको कहते हैं BISAP। बी से जो है ना वो BUN यानी ब्लड यूरिन नाइट्रोजन मोर देन कितना है 22 है, हाँ, BUN मोर देन 22 मिलीग्राम पर DL BISAP में। और इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस अगर हो जाए, और क्या है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सिस्टमिक यानी S से है ना BISAP, तो इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस हो गया, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब कैसे आप पता लगाते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? अगर TLC, अगर फीवर है, फीवर यानी कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड से या तो कम है या 38 या 38 से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक तो ये होता है उसका पॉइंट। दूसरा होता है पल्स रेट जो है ना मोर देन 90, वो बीट्स पर मिनट। फिर है तीसरा पल्स रेट हो गया इसमें, TLC काउंट मोर देन 12,000 और लेस देन 4,000, ये हो गया तीसरा। और क्या था चौथा? हाँ, P से जो है ना प्लूरल फ्यूजन, प्लूरल फ्यूजन सिवियर अगर पैनक्रेटाइटिस होगा प्लूरल फ्यूजन हो जाएगा, और मोस्टली लेफ्ट साइडेड प्लूरल फ्यूजन आपको मिलता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में। तो ये चीज़ें बेड साइड पे आप सिवियरिटी जो है ना वो असेस कर लें, और उस हिसाब से आपने पेशेंट को ICU में एडमिट करना, ठीक है। मैंने BISAP जो बाइसेप स्कोर है ना वो लिखा नहीं है, बाइसेप से लेते ही हैं लेकिन उसका निमोनिक बनाया हुआ है, उसमें मैंने लिखा नहीं है। B से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, I से इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, S से सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसमें 4 मैंने आपको बता दिया, फीवर बता दिया, TLC काउंट बता दी, टैकीकार्डिया बता दिया, और एक चौथा जो है ना मैं भूल गई थी, वो है PCO2। PCO2 अगर लेस देन 30 तो ठीक है, ये भी आता है उसमें। और S हो गया, A क्या है, एज, सॉरी एज में एज मोर देन 60, मैंने 70 रखी है, वो गलत है। ये मेरे पास एक्चुअली पिछले वाले एडिशन से मैंने लिया था, लेकिन कल ही मेरे पास ना लेटेस्ट एडिशन हैरिसन का आ गया, उसमें से मैंने देखा, ठीक है।
तो एज मोर देन 60 है। और पी से जो है ना SIAP, पी से है प्लूरल फ्यूजन, सही है। और इसी का निमोनिक ये है। और वैसे SI बाइसेप जो है BISAP, उसका मतलब है B से बेड साइड, I से इंडेक्स, S से सिवियरिटी, A से एक्यूट, T से पेनिक्लेटाइटिस, ठीक है। तो ये फिर याद करने में बहुत आसान है। अब रैंसम क्राइटेरिया तो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये मेरे ज़माने में रैंसम क्राइटेरिया होता था, अब इन्होंने अपैची 2 स्कोर कर दिया है, या फिर रिवाइज बाइसेप क्राइटेरिया या एटलांटा क्राइटेरिया कर, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ ओमिट कर दीजिएगा। कॉम्प्लिकेशंस अब देखें, कॉम्प्लिकेशंस को भी ना आप डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है लोकल कॉम्प्लिकेशंस, फिर उसके बाद मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, फिर उसके बाद जो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर जो होता है। पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस नंबर 1, नंबर 2 पैनक्रियाटिक एब्सेस, नंबर 3 पैनक्रियाटिक सूडोसिस, नंबर 4 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलन। पैनक्रियाटिक एसाइटिस हो सकता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट अगर हो जाए, मासिव इंट्रापेरिटोनियल हेमोरेज, कुलेन साइन और टर्नर साइन होगा। कुलेन साइन पता है क्या होता है? फेंट ब्लू टिंज होती है अराउंड द अम्बलाइकस, ठीक है, और वो हीमोपेरिटोनियम को इंडिकेट कर रही होती है। और टर्नर साइन क्या होता है? ब्लॉची रेड फ्लैंक्स, और वो ये क्या कर रहे होते हैं? नेक्रोसिस अगर हो रही हो ना पैनक्रियास में, तो फिर ये टर्नर साइन आपको मिल सकता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स, स्प्लीनिक वेन, पोर्टल वेन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो तो हो ही सकता है। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? पल्मोनरी में एटिलैक्टेसिस हो सकता है, प्लूरल फ्यूजन हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर में हाइपोटेंशन, शॉक, सडन डेथ। नंबर 3 हेमेटोलॉजिक में DIC, GI हेमोरेज। नंबर 4 रीनल, ओलिगूरिया, एजोटीमिया, रीनल आर्टरी वेन थ्रोम्बोसिस। नंबर 5 मेटाबॉलिक हाइपरग्लाइसीमिया, मैं बता दिया उसकी वजह, इंसुलिन नहीं आ रही है। हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एन्सेफेलोपैथी जिसकी वजह से इम्पेयर्ड मेंटल स्टेट, रेटिनोपैथी, CNS साइकोसिस, फैट एम्बोलाय। मतलब हर चीज़ जो है ना सिवियरिटी की सब हो सकता है। अब तो ये हो गया 30 केस, ठीक है। अब इसी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को दूसरी तरह से उन्होंने पूछा था इम्तिहान में, अब ये देखिए। अब 50-year-old female complains of severe abdominal pain associated with nausea and vomiting for 3 days. On examination, her abdomen is silent. ECG shows T waves inversion the chest lead. Serum cholesterol is 208 mg per deciliter. Blood glucose is 284 mg per deciliter. Serum calcium 7.2. सारे severity वाले factors इसमें देखें आप। Plain X-ray abdomen shows no gas under the diaphragm or fluid levels. यानी कि इसमें उन्होंने बता दिया कि कोई विस्कस रप्चर भी नहीं हुआ हुआ है, इधर ही से आप देख लें। और जो है नो गैस अंडर डायफ्राम। अल्ट्रासाउंड शोज सॉलिटरी गॉलस्टोन। गॉलस्टोन जो है ना अगर लेस देन 5 मिलीमीटर के होना तो वो ज़्यादा चांस होता है कि पैनक्रेटाइटिस करेंगे। TLC इज 12,300, ठीक है। GLC न्यूट्रोफिल्स 85%, लिम्फोसाइट्स 15%, ब्लूरिबिन 2.5 मिलीग्राम परसेंट, सीरम LDH 600, AST 200। तो सब बड़े में ना सारे आपने जो पीछे मैंने आपको सिवियरिटी के साइंस बताए, आपको कैल्सीमिया इस पेशेंट को, हाइपरग्लाइसीमिया है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है यानी ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी बढ़े हुए होंगे, सीरम कैल्शियम कम है और स्टोन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि बिल्कुल MI वाले MI के जो चेंजेस होते हैं ना वो आपको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में मिल सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना इन्वर्जन T वेव की हो रही है तो वो भी मिल सकता है आपको। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड व्हाई। मोस्ट लाइकली आप देख लें, इसमें सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। सीवियरिटी की उससे खुद आप निकाल लें कि सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ हुआ है इसको, और कोई विस्कस वगैरह रप्चर नहीं है इसलिए कि फ्लूइड लेवल भी नहीं है, यानी कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी उन्होंने एक्सक्लूड करवा दिया आपसे, और उसकी कॉज नज़र आ रही है आपको, यानी कि क्या उसको सॉलिटरी गॉलस्टोन है, ठीक है। TLC बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल बड़े में है, LDH और ये सब, सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्यों और कैसे मैंने बता दिया। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू डू एंड व्हाई, ठीक है। नंबर 3 जस्टिफाई करें हम व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोग्नोसिस इन दिस केस।
तो अब पहला तो पेनक्रेटाइटिस हो गया, एज द पेशेंट एज अ गॉलस्टोन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस. अदर इन्वेस्टिगेशंस आर इंडिकेटिंग severe acute pancreatitis as patient has hypocalcemia, increased LDH, increased TLC, increased blood sugar, है ना. ठीक है. और क्या पूछा है इन्होंने, कौन कौन सी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे. सॉरी, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोग्नोसिस इन दिस केस. तो ये पीछे मैंने सारे फैक्टर्स आपको बता दिए, तो मैं दोबारा नहीं लेके. सही है, ये हो गया हमारा केस नंबर 31. अब 32 देखें किस तरह से उन्होंने पूछा. ये देखिए, a 35-year-old club steward presented with steady dull pain in epigastrium radiating to lower thoracic vertebral region, यानी बैक पे जा रहा है, which increases on lying supine. Patient has vomiting and is febrile. lying supine में increase होता है, तभी पेशेंट उठ के बैठ जाता है और lean forward करता है, तो उसको थोड़ा आराम हो जाता है. On examination she is pale, clammy, pulse 88, BP 160, epigastric tenderness and palpation, bowel sounds diminished होंगे, जाहिर बात है. ठीक है. इंटेस्टिनल मोटिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, पेल है, क्लैमी है. ठीक है. व्हाट इज द डायग्नोसिस. एक्यूट पेनक्रेटाइटिस. ये 4 डिफरेंशियल कोई सी भी आप दे सकते हैं. एक्यूट एब्डोमेन की, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो गया, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, है ना. व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू डू. सारी इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बता दी हैं. लाइपेज, अमाइलेज, TLC, CP करा लेंगे आप, LFTs कराएंगे, सारे बेस एंजाइम मिलेंगे आपको, ब्लड शुगर, कैल्शियम, अल्ट्रासाउंड, पेन एक्सरे एब्डोमेन. फिर जो है आप CT स्कैन, अगर पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है 3 दिन में, तो CT स्कैन कराएंगे. और जो है ERCP, अगर लिवर एंजाइम रेज रहे, TLC नहीं कंट्रोल हुआ, तो ERCP करके देखेंगे स्टोन है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट मैं आपको पहले बता सकती हूँ. ठीक है. डायग्नोसिस एक्यूट पेनक्रेटाइटिस तो वो बाकी हमने डिस्कस कर लिया. अब सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखानी चाहिए ना, ये सारे आपको केसेस लिखे हैं. तो केस नंबर 33 है. अ 44-year-old woman admitted with severe abdominal pain. On examination, her abdomen is distended and tender with absent bowel sounds. Investigations show RBS 148 milligram per deciliter, bilirubin 1.3 milligram per deciliter, serum calcium 7.4, urea 63, and hemoglobin is present. ठीक है. तो ये भी सिवियरिटी के साइन. आपको कैल्सीमिया हुआ हुआ है, bilirubin बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है. Questions. What is the diagnosis? What further investigations are needed? तो what is the diagnosis? वही है acute pancreatitis. हो गया आपका. सही है. इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली. केस 34 देखिए किस तरह पूछा है. 35-year-old lady was admitted with acute pancreatitis. अब इन्होंने बता दिया pancreatitis diagnosis है. While her abdominal symptoms persisted, 2 days later she developed tachypnea and respiratory difficulty. अब ARDS हो रहा होगा ना. X-ray chest shows diffuse infiltration bilaterally. अब जो ARDS है वो अभी आप तो कितने पेशेंट आप देख रहे होंगे कोविड के. कोविड में देखिए कैसा ARDS हो रहा होता है, और कोविड नमूनिया जो है बस उसी तरह का हो रहा होता है ARDS में. ये देखें चेस्ट एक्सरे मैंने निकाला है. रिप्रेजेंटेटिव एंटीरो पोस्टीरियर चेस्ट एक्सरे इन द exudative phase of ARDS that shows diffuse interstitial and alveolar infiltrates which can be difficult to distinguish from left ventricular failure. ठीक है. तो पता नहीं चला पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ARDS भी हो सकता है. आपने सारी चीजें देख लिया. Questions. What is the likely cause of respiratory problem? क्या है likely cause? ARDS हो रहा है उसको. What abnormality in the arterial blood gases are expected? Hypoxemia हो रहा होगा, और मतलब less than 60 millimeter of mercury PPO2 होगी, हो सकती है सिवियरिटी में. और क्योंकि पेशेंट ब्रीथ जल्दी शैलो ब्रीदिंग, तो क्या होगा, जो PCO2 है ना वो कम हो सकता है आपका. लेस देन 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अगर है तो ये सिवियरिटी इंडेक्स होती है. गिव 3 स्टेप्स इन द मैनेजमेंट, यानी कि ARDS की मैनेजमेंट अब आपसे पूछिए और पूरे पेनक्रेटाइटिस. Answer. Likely cause of respiratory problem is acute respiratory distress syndrome as a complication of acute pancreatitis that she is suffering from. It is a serious complication. It usually occurs 3 to 7 days after the onset of acute pancreatitis. क्योंकि हम बहुत सारा उसको फ्लूइड देते हैं ना,
पेनक्रिटाइटिस में पेरेंटरल न्यूट्रिशन कर सकते हैं आप, या क्योंकि शॉक पे जा रहा होता है तो उसको कितने सारे रिंगर्स लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड और ये सब दे रहे होते हैं, तो फिर आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसमें खतरा होता है कि एक्यूट पेनक्रिटाइटिस और वो ना हो ARDS. In patients who require large volume of fluids and colloid to maintain blood pressure and urinary output. सही है? अब ये देखें बड़ी अच्छी सी डायग्राम है एल्वियोलस की. अब इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई हैं, ठीक है. लेफ्ट साइड में देखें नॉर्मल एल्वियोलस दिखाया हुआ आधा, और राइट साइड में इंजर्ड एल्वियोलस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ एक्यूट पेनक्रिटाइटिस. उसमें क्या हो रहा है देखें, एक्यूट रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होगा ना वो दिखाएंगे. तो नॉर्मल एल्वियोलस में एल्वियोलर स्पेस क्लियर है, टाइप 1 सेल एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर की है वो भी इंटैक्ट है. फिर इंटरस्टिशियम में फाइब्रोब्लास्ट 1-2 और रेड सेल्स कैपिलरी में. एंडोथेलियल वॉल जो है यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो बिल्कुल सही है, ठीक है. अब इंजर्ड एल्वियोलस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज में प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड आ जाएगा, स्लफिंग ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम होने लगेगी, नेक्रोटिक एपोप्टिक टाइप 1 सेल हो जाएंगे जो वहाँ पे इंटैक्ट थे नॉर्मली, रेड सेल उधर लीक हो जाएंगे. इनएक्टिवेटेड सर्फेक्टेंट, जाहिर बात है कि सेल डैमेज हो रहा है, टाइप 2 सेल सर्फेक्टेंट बनाते हैं, उसके अंदर आप लेयर देखें येलो कलर की लेयर है सबसे अंदर, वो सर्फेक्टेंट है जो उसको कोलैप्स होने से बचा रहा है. अब यहाँ पे जब टाइप 2 सेल ही डैमेज हो गए तो कहाँ से आएगा सर्फेक्टेंट, वो सब तो गायब हो जाएगा वहाँ से. अब फिर सेकंड फेज जो होता है ना वो ल्यूकोसाइट्स मैक्रोफेजेस आने लगते हैं फिर, ठीक है. तो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करेंगे, प्रोटीएसेस, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ये सब मैक्रोफेजेस से रिलीज हुआ तो एल्वियोलर मैक्रोफेज जो हैं वो सब भी बनाने लगे, इंटरल्यूकिन 8 बनाने लगे, 6 इंटरल्यूकिन 8 और फिब्रिन आ गया. मतलब ये कि साथ साथ ही जब जाहिर बात है कि वॉल्स रप्चर होंगी तो वहाँ पे क्लॉटिंग पाथवे भी स्टिमुलेट हो जाएगा, है ना कि नहीं. Denuded basement membrane, hairline membrane, migrating neutrophils, proteases, widened edematous interstitium. यहाँ से फिर न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर के साथ वो उधर एल्वियोलस की तरफ जाने लगेंगे जो इन्होंने ब्लड वेसल में दिखाया है. ब्लड वेसल भी जगह जगह से डिस्ट्रक्टेड हुई हुई है, ठीक है. स्वोलन, इंजर्ड, गैप फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब. तो ये जब अगर होगा एल्वियोलस में, एल्वियोलस कोलैप्स कर रहा है, फ्लूइड उसमें भर रहा है, तो जाहिर बात है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है. आंसर 2 है abnormalities of arterial blood gases. ABGs show hypoxemia, PO2 in millimeter of mercury, inspiratory oxygen fraction is less than 200 millimeter of mercury is characteristic of ARDS. PO2 and FiO2 between 200 to 300 denotes acute lung injury. एब्सेंस ऑफ रेज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जाहिर है अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर रेज होगा तो वो तो फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा ना, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाला. और पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर इज लेस देन 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इम्पेयर्ड लंग कंप्लायंस होगी, जाहिर बात है कंप्लायंस इम्पेयर्ड हो जाएगी जब उसमें कोलेजिनेजेस और ये सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसका इलास्टिक टिश्यू और उसका सर्फेक्टेंट, तो जाहिर बात है कि कंप्लायंस उसकी इम्पेयर होगी. डिफ्यूज बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे आपको. प्रिडिक्टिंग सीवियर पेनक्रिटाइटिस विद वर्सनिंग प्रोग्नोसिस, आर्टीरियल PO2 लेस देन 60, बेस डेफिसिट ओवर 4 मिलीक्वेल पर लीटर, एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 लीटर्स. इतनी ज़्यादा फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को, इसीलिए फिर वो जो है ना एज अ कॉम्प्लिकेशन ARDS डेवलप कर सकते हैं. आंसर 3, मैनेजमेंट पेशेंट रिक्वायर्स क्लोज अटेंशन इन द ICU. ये ARDS की मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो ऑक्सीजन देंगे. अच्छा, सारे जो पेशेंट होते हैं ना आपके एक्यूट पेनक्रिटाइटिस के, तो सब में आपने NPO करना है, ऑक्सीजन देनी है उसको नेजल कैन्यूला से और IV फ्लूइड देना है, ठीक है. रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर, सेप्सिस, एस्पिरेशन, ट्रॉमा. Number 3, minimizing procedures and their complications. Number 4, prophylaxis against venous thromboembolism, heparin वगैरह जो भी आपने देनी है subcutaneous. Number 5, prompt recognition of nosocomial infections. Number 6, provision of adequate nutrition. Parenteral nutrition भी
दे सकते हैं अगर पेशेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं ले सकता है। नंबर 7 मैकेनिकल वेंटिलेशन एज द पेशेंट डेवलप्स फटीग एंड हाइपोक्सिया। ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ ARDS इसमें बताया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर लिमिटेड वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेट, मिनिमाइज एसिडोसिस और डायलिसिस। गोल्स क्या है? टाइडल वॉल्यूम लेस देन 6 ml पर kg और प्लेटू प्रेशर 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आप उतना ही कर लें, इतना ज़्यादा ये बिल्कुल ICU की मैनेजमेंट है ना, वो लिखी हुई है यहाँ पे। सही है। क्लिनिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ARDS। अब ARDS और दूसरे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स आप को पता होने चाहिए ना। डायरेक्ट लंग इंजरी DLI जिसे कहते हैं, तो वो किस किस चीज़ से और हो सकता है? COVID-19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, निमोनिया, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, पल्मोनरी कंट्यूजन, नियर जॉइनिंग, टॉक्सिक इनहेलेशन इंजरी, B indirect lung injury, sepsis, severe trauma, multiple bone fractures, flail chest, head trauma, burns. Number 3 multiple transfusions, pancreatitis जो इन्होंने दिया है, पोस्ट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। अब कितने सारे इसमें चीज़ें हैं ना जो आपको कोई COVID-19 का सिनेरियो बना दिया और फिर पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ARDS हो रहा है। ठीक है, तो आपको सब आना चाहिए। ये सारे केसेस हमारे ख़त्म हो गए। अब ज़रूर प्लीज़ मुझे लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये आज का प्रेजेंटेशन, और कमेंट्स लिखें, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।